Assalamu alaikum dear students, welcome to Introduction to Bioinformatics class. Uh, Now we are going to start the chapter of Introduction to Genome Sequencing. We will see how we do genome sequencing and how we analyze this genome sequences, right? So this is lecture number 19. Okay, first of all, we should move ahead. We should have to look into recap what we done previously. It was molecular docking. हमने मॉलिकुलर डॉकिंग को देखा है कि ये मॉलिकुलर डॉकिंग की जो अप्लाइड बायोइन्फॉर्मेटिक्स है उसमें हम मॉलिकुलर डॉकिंग जो है वो करते हैं. नॉट ओनली बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो केमिस्ट्री से है या मॉलिकुलर environment से हैं, like they want to see two molecules, they want to see the interaction in between two molecules. ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी मॉलिकुलर डॉकिंग जो है हम प्रोटीन या लाइगेंड के दरमियान भी करवा सकते हैं या प्रोटीन और प्रोटीन इंटरेक्शन भी करवाया जा सकता है. इसी तरह से हम प्रोटीन या डीएनए के दरमियान भी जो है डॉकिंग कर सकते हैं. ठीक है, फिर हमने टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस देखी थी और कि उन इंटरेक्शंस में किस तरह जो है मॉलिकुलर डॉकिंग जो है उसके डिफरेंट एंगल से हमने इसको स्टडी किया था. इसके बाद हमने एक प्रैक्टिकल सेशन भी किया था, दैट इज़ ऑटोडॉक वीना. जबकि ऑटोडॉक वीना जो है हमने जो मॉलिकुलर डॉकिंग इन बिटवीन, दैट मीन्स कि हमने 3 तरह की मॉलिकुलर डॉकिंग देखी थी. ठीक है, उसमें से हमने एक स्टेप चूज़ किया था, दैट इज़ मॉलिकुलर डॉकिंग इन बिटवीन प्रोटीन एंड लिगेंड. लिगेंड कोई भी एक ड्रग हो सकती है. तो ये वाला स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. वाई? बिकॉज in drug designing we want to see the interaction in between protein and ligand. ठीक है, ligand आपका ड्रग भी हो सकता है. तो उसमें हमने बहुत सारी ऑप्शंस देखी थी कि हम जो है मॉलिकुलर डॉकिंग के लिए कौन कौन से डिफरेंट हमारे पास टूल्स हैं, ऑनलाइन है और फिर हमारे पास ऑफलाइन टूल्स भी हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम यूज़ करके मॉलिकुलर डॉकिंग कर सकते हैं. ओके, इसके लिए हमने काफ़ी सारे जो है टूल्स को इंस्टॉल किया था. ऑटोडॉक वीना के लिए कंपैटिबिलिटी को 4 to 5 सॉफ्टवेयर थे जिनको हमने यूज़ किया था फॉर ऑटोडॉक वीना. ओके, ऑटोडॉक वीना हमने क्यों यूज़ किया था? क्योंकि यू नो दैट कि इट्स वेरी ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर जो ऑथेंटिक रिजल्ट्स देता है. तो इसलिए ऑटोडॉक वीना जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है इन अप्लाइड बायोइन्फॉर्मेटिक्स एज वेल एज इन अदर फील्ड्स लाइक बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड एक्सेट्रा. Okay, now this is our next lecture is Introduction to Genome Sequencing. Okay, हम इसको स्टार्ट करने से पहले इसके एक एग्जांपल से हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग है क्या. तो हमारे पास एक एग्जांपल है द एक्सप्लोडिंग न्यूज़पेपर प्रॉब्लम. कि हमारे पास एक न्यूज़पेपर के काफ़ी सारे बंडल्स थे और अगर हम उसको एक्सप्लोड कर देते तो ऑब्वियसली इट विल बूम आउट एंड scattered all the pieces of this bundle of newspapers. ठीक है, उसको जब वो हम उसको एक्सप्लोड करेंगे तो ऑब्वियसली उसके बहुत सारे पीसेस जो हैं वो हमें वो आपको नज़र आएंगे. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास बहुत एक ह्यूज किस्म का बंडल था और जब हमने उसको ब्लास्ट किया या उसको हमने किसी तरह से किसी चीज़ को यूज़ करके लाइक हमने उसमें ब्लास्ट किया, यानी कि हम उसमें आप कह सकते हैं कि हमने बॉम्ब यूज़ किया या हमने कोई पटाखे यूज़ कर लिए इन अनदर सेंस. तो हमारे जो न्यूज़पेपर हैं जो बंडल्स थे वो क्या हुए कि वो पीसेस में स्कैटर्ड हो गए. ठीक है, आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं जब वो ब्लास्ट हुआ तो हमारे पास ये पीसेस में हमारे पास जो न्यूज़पेपर के पीसेस हैं वो स्कैटर्ड आपको नज़र आ रहे हैं. ठीक है, अब अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए और हो सकता है कि उसमें कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो तो हम कैसे जान सकेंगे कि इसमें जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर हमारे पास कोई डेटाबेस पड़ी हुई है, ऑलरेडी बैकअप कोई पड़ा हुआ है, तो हम देख सकें कि ये किस चीज़ का जो थी इंफॉर्मेशन थी. तो बेसिकली यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास
जो था ह्यूज अमाउंट में जो हमारे न्यूज़पेपर्स थे वो फट चुके हैं और ज़ाया होने के बराबर हो चुके हैं, लेकिन स्टिल उसमें से हमें काफ़ी सारे पीसेस मिलते हैं और हो सकता है वो किसी ऐसे पर्सन के लिए वो इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट हो, तो वो अगर उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो अब वो उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके उसकी एग्जैक्ट ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो हम बेसिकली इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो उसको जानने के लिए द न्यूज़पेपर प्रॉब्लम एज एन ओवरलैपिंग पज़ल, अब हम इसको ऐसे ओवरलैपिंग पज़ल की तरह बनाएंगे। एक तो हमारे पास ये होता है कि हमने किसी पिक्चर को अगर किसी तरीके से फाड़ा है और हम उसको उसके सारे पीसेस को इकट्ठे करें तो हम उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये होती है कि हमारे पास कोई और जो है बैकअप पड़ा हुआ है उन न्यूज़पेपर का, तो हम उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम ये पहचान सकते हैं या ये समझ सकते हैं कि ये वाली इंफॉर्मेशन जो है कौन से उसके इंफॉर्मेशन से हमें आइडिया हो सकता है कि वो वाक़या कब जो था रूनुमा हुआ था, या हम उसको ये समझ सकते हैं कि उसकी इस इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम एग्जैक्ट न्यूज़पेपर जो है वो हम निकाल सकते हैं अपने बैकअप से। ठीक है, इसी तरह से आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक इंफॉर्मेशन थी और हमने उसका एक बैकअप से जो हमारे पास पेपर्स पड़े हुए थे न्यूज़पेपर, हमने देखा कि ये वाली इंफॉर्मेशन जो है इस न्यूज़पेपर से हमें मिलती है। ठीक है, तो हम वो जो थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी अब उसको हम डिटेल इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। इसी तरह हम अपनी इस एग्ज़ाम्पल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ओवरलैप करेंगे, मैप करेंगे, ताकि हम इसको अंडरस्टैंड करें। अब हमारे पास क्या है कि जो जीनोम सीक्वेंसिंग है हमारे पास बिलियंस ऑफ कॉपीज़ हमारे पास डेटाबेस में पड़ी हुई है। ठीक है, अब उन जीनोम सीक्वेंसेस को यूज़ करके हम उनको अरेंज कैसे कर सकते हैं, हम उसको एनालाइज कैसे कर सकते हैं, हम उस थोड़ी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कैसे परसीव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ जीनोम है, हमारे पास मिलियंस ऑफ दैम, मतलब जो कॉपीज़ है वो मिलियंस में है, बिलियंस में है, तो हम उनकी हमारे पास काफ़ी उसकी कॉपीज़ पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब इस सारी कॉपीज़ में से हमने अपनी इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जैसे कि मिलियंस ऑफ कॉपीज़ थी, जब एक्सप्लोडिंग हो गई उसको हमने तोड़ दिया, फाड़ दिया, लेकिन स्टिल उसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जिसको यूज़ करके हम जो मल्टीपल कॉपीज़ पड़ी है उसमें से जाकर हम देख सकते हैं या उसके बारे में इंफॉर्मेशन फेच कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि द एक्सप्लोडिंग जीनोम प्रॉब्लम, नो आइडिया व्हाट पॉजिटिव एवरी रीड कम्स फ्रॉम। अब हमें ये नहीं पता कि वो जो इन्फॉर्मेशन थी कहाँ से आई थी। ठीक है, तो हमने बेसिकली अब उसको एनालाइज करना है और हमने उसको उसकी जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन थी उसको फेच करना है जो हमारे पास मिलियंस ऑफ कॉपीज़ पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब क्या है, फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल टू कंप्यूटेशनल चैलेंजेस। अब हम क्या करेंगे, हमने एक्सपेरिमेंट से लेके कंप्यूटेशनली चैलेंजेस को देखना है। हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट का मीन्स मतलब ये है कि हमारे पास जो जीनोम सीक्वेंसिंग है वो ATGC की ऑलरेडी में की फॉर्म में तो नहीं था ना, उसको उस पर पहले कोई क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट हुआ होगा। ठीक है, और DNA एक्सट्रैक्ट किया गया होगा, स्पेसिमेन होगा, उससे DNA एक्सट्रैक्ट हुआ होगा, फिर उस स्पेसिमेन को क्या किया होगा, DNA एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम उस पर जो है उसका जीनोम सीक्वेंस जो है वो हम निकालते हैं। तो उसके लिए हमें कंप्यूटेशनल मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें सीक्वेंसेस जो हमें ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमें प्रोड्यूस करके देते हैं सीक्वेंसर्स। उन मशीन्स को हम कहते हैं सीक्वेंसर्स। ठीक है, उसमें भी काफ़ी पहले जो पुरानी मशीन्स थी वो बहुत महीने और टाइम लगता था। अब इतनी लेटेस्ट एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी है जिनको हम नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसर्स भी कहते हैं, और उसमें अभी स्टिल उसमें ना कोई इनोवेशन हो रही होती है, एडवांसमेंट हो रही होती है, जिसमें हमें वो क्या करके देता है कि हमें DNA का जो सीक्वेंस होता है वो प्रोड्यूस करके देता है और हम उसको कहते हैं जीनोम सीक्वेंसर्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास मल्टीपल कॉपीज़ थी और वो अनसीक्वेंस है हमारे पास। हमने अब उसमें से जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रीड्स में से, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं कि आपने कोई एक क्या कहते हैं कि आपके पास जीन सीक्वेंसेस है। ठीक है, आपने उनको अब अरेंज करना है, आपके पास ये इसमें से आपने जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपने जस्ट उसको
गेट कर लिया, आपने कहा कि ये इंपॉर्टेंट फीचर हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है, ये फीचर है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, इसको ब्रेक किया रीड्स की फॉर्म में, उनको रीड जनरेट किया, ठीक है, कि इस रीड का कोई ना कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, एक पर्टिकुलर कोई मकसद होगा, ठीक है। इसके बाद जब हमारे पास रीड्स जनरेट हो जाती हैं तो अब हम क्या करेंगे, इन रीड्स की जीनोम असेंबली कर देंगे, ठीक है। हम लाइन वाइज क्या करेंगे कि ये वाली रीड जो है इसको असेंबल कर देंगे, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को, तो वो हमारे पास एक कंप्लीट सीक्वेंस आ जाएगा, ठीक है। जस्ट लाइक यू कैन से दैट कि आपके पास सीक्वेंस बहुत ह्यूज साइज़ में था। जैसे कि आप अगर डीएनए से आरएनए की एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हमने डीएनए से आरएनए में कन्वर्जन की थी, तो जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा होता है तो उसमें क्या था कि इंट्रॉन्स जो होते हैं वो स्प्लाइस हो जाते हैं, एक्सॉन्स जो होते हैं वो जस्ट असेंबल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या था कि फंक्शनल रीजन्स जो हमें पैटर्न्स हमें चाहिए वो हमने ब्रेक कर लिए कि ये इस पार्ट से इस पार्ट तक इसका मतलब ये किसी पर्टिकुलर जीन का सीक्वेंस है, ये किसी और जीन का सीक्वेंस है। तो अब हम इसको एक रीअरेंज करके पर्टिकुलर एक लॉन्ग सीक्वेंस जो है वो असेंबल कर लेंगे। अच्छा, अब आती है इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात। ऑब्जेक्टिव्स में हम इसका देखते हैं कि इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सीक्वेंसिंग में देखिए आपके पास डिफरेंट जो है एग्जांपल्स हैं अप्लाइड बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कि हम इसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टूल्स, देयर आर डिफरेंट एल्गोरिदम्स, ऑप्टिमाइज्ड हम उन्हीं एल्गोरिदम्स पर काम करते हैं, फिर हम उन पर उनको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। उनका जो फॉर एग्जांपल आपने सीक्वेंस अलाइनमेंट करनी है तो आपके सीक्वेंस अलाइनमेंट का एल्गोरिदम एक तो एक्यूरेट होना चाहिए, टाइम एफिशिएंट होना चाहिए और कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है हम किसी भी साइंस की फील्ड में हम देखते हैं, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में देखते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए, टाइम एफिशिएंट होने चाहिए एंड अप टू सो ऑन। तो इस तरह की हमारे पास एग्जांपल्स आती है। तो अब आप देख सकते हैं कि बी अवेयर ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सीक्वेंस सर्चिंग एंड सीक्वेंस अलाइनमेंट। अब जो सीक्वेंस सर्चिंग और सीक्वेंस अलाइनमेंट की जो एप्लीकेशन है ये बहुत सिंपल है। जैसे कि आप कहें कि आपने एक आपके पास कोई बुक थी, ठीक है, उसमें से सिर्फ आपने कोई एक कोटेशन सर्च करनी है, ठीक है, ये वो एप्लीकेशन है। और सीक्वेंस अलाइनमेंट के अब आपने क्या करना है कि जो सीक्वेंस आपके पास कोई एक सेंटेंस है या कोटेशन है, आप अलाइन करके देखना चाह रहे हैं उस बुक में से कि ये बिल्कुल ऐसे ही है या किसी और तरीके से लिखी हुई है, तो ये होती है सीक्वेंस अलाइनमेंट। तो ये दोनों एप्लीकेशन बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जीनोम सीक्वेंसिंग की फील्ड में हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कहने को तो ये बहुत सिंपल एग्जांपल है या सिंपल एप्लीकेशन है कि जस्ट एक सर्च ही करना है, एक अलाइनमेंट ही तो करनी है। तो बेसिकली यहाँ पर इसका पर्पस क्या है कि सीक्वेंस सर्च किया और फिर हमें सर्चिंग में जो चीज़ें मिल गई हैं तो अब हम उसको किसी और चीज़ में अलाइन करके देखते हैं कि उसमें क्या इसका रोल है, ठीक है। सीक्वेंस अलाइनमेंट में बेसिकली जो मेन एग्जांपल्स आती हैं, एप्लीकेशंस आती हैं, वो होती है म्यूटेशन को हम चेक कर रहे होते हैं, आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, या हम ये देख रहे होते हैं कि इसकी एवोल्यूशन कितनी हो रही है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन जीनोम सीक्वेंसिंग। ओके, अब हम बात करते हैं अप्रिशिएट द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंसेस, सीक्वेंस सिमिलैरिटी एंड होमोलॉजी, ठीक है। हमने जैसे बात की थी सर्चिंग एंड अलाइनमेंट में, तो हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो सिमिलैरिटी बेस्ड होता है या होमोलॉजी होता है। तो देखने में तो ये दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन सिमिलैरिटी में हम लाइकनेस को चेक कर रहे हैं और होमोलॉजी में हम लाइकनेस को तो चेक कर रहे हैं बट वो क्या है कि किसी इंसेस्टर या डिसेंडेंट के दरमियान उनका रिलेशनशिप भी शो करती है, ठीक है। तो ये दोनों भी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस है जो हमारे पास जीनोम सीक्वेंसिंग में आती हैं। उसके बाद आता है बी फेमिलियर विद सम कॉमन एल्गोरिदम्स एंड स्कोरिंग स्कीम्स यूज्ड इन सीक्वेंस अलाइनमेंट एंड सीक्वेंस सर्चिंग। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, पहले हमने देख लिया कि हमारे पास कौन सी एप्लीकेशंस हैं, फिर हमने उनके एल्गोरिदम्स की बात कर लेते हैं कि इनको जो एल्गोरिदम हमें रिज़ल्ट दे रहे हैं, सीक्वेंस सर्चिंग हो गया या अलाइनमेंट होगी या सिमिलैरिटीज़ या होमोलॉजी हो गया, तो उसके लिए जो हमारे पास एल्गोरिदम्स हैं, कॉमन एल्गोरिदम्स हैं, उनकी स्कोरिंग स्कीम्स को हम कैलकुलेट करते हैं कि वो स्कोरिंग स्कीम्स जो चल रही है वो एक्यूरेट है या नहीं है। ओके, स्कोरिंग स्कीम यूज्ड इन सीक्वेंस अलाइनमेंट्स एंड सर्चिंग सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस अलाइनमेंट या सर्चिंग सीक्वेंस सर्चिंग के लिए जो एल्गोरिदम्स यूज़ हो रहे हैं उनकी स्कोरिंग स्कीम्स भी हम देखते हैं कि वो
लाइक दिस इज़ आवर मेन पॉइंट कि हमारे पास जो स्कोर कैलकुलेट हो रहा है वो सही हो रहा है, एक्यूरेट हो रहा है या नहीं हो रहा, या उसके अलावा टाइम एफिशिएंट है या नहीं है। तो हमें एल्गोरिदम के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये इसमें हम डिफरेंट एंगल से जो इसके एल्गोरिदम की अंडरस्टैंडिंग करते हैं। ठीक है, हमारे पास ऑप्टिमाइज रिजल्ट्स, क्योंकि हमारा मेन फोकस क्या है कि ऑप्टिमाइज रिजल्ट्स चाहिए हमें। ठीक है, इसके बाद आता है अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स एंड पिटफॉल्स ऑफ द डिफरेंट मेथड्स प्रेजेंटेड। फिर हम ये कहते हैं कि हमें जो डिफरेंट एल्गोरिदम या टेक्निक्स हैं उनके बेनिफिट्स को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, या उसके कोई फ्लॉज़ हैं तो हम उसको भी देख लेते हैं। जब हमें बेनिफिट्स और फ्लॉज़ का पता चल जाता है तो हम जो है एक्यूरेसी की तरफ जो है मूव कर सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स से हमें ये पता चलता है कि डिफरेंट टेक्निक्स हैं, लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, उनको यूज़ करके हम अपना सर्चिंग या सीक्वेंस अलाइनमेंट का फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और पिटफॉल्स से हमें ये पता चलता है कि इसके क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, जिसमें मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ कि चैलेंजेस में हमारे पास अगर सीक्वेंस अलाइनमेंट जो है हमने करनी है या सीक्वेंस सर्चिंग करनी है, तो हमारे पास जो ह्यूमन जीनोम है वो बहुत ह्यूज साइज़ में, टेराबाइट या जीटाबाइट में भी है। तो हमने सिर्फ एक सिंपल सर्च करनी है और हम इस सिंपल एक प्रोग्राम से काम नहीं चला सकते, हमें कुछ और टूल्स की या बेनिफिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये उसका पिटफॉल था, यानी ये इसका ड्रॉबैक था, जिसमें हमने क्या किया कि इसमें हमने देखा कि मतलब बेनिफिट्स एंड पिटफॉल्स दोनों को पहले समझने के बाद हमने उसके बेनिफिट्स को यूज़ किया। बेनिफिट्स के बाद हमने चैलेंजेस को देखा कि चैलेंजेस किस तरह के हमें इन एप्लीकेशन में फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स एंड पिटफॉल्स ऑफ डिफरेंट मेथड्स प्रेजेंटेड। तो हमें डिफरेंट मेथड्स का भी कंपैरिजन करना पड़ता है। ओके, इट्स अ फैक्ट सिंस comparisons which are based on evolutionary theory। अब बहुत सारे जो comparisons हैं, वैसे तो हम similarities भी देख रहे होते हैं, लेकिन still it is based on evolutionary theory। जैसे कि हमने evolution के चैप्टर में देखा कि evolutionary theory किस तरह से बेस करी होती है। बेसिकली वो रिलेशनशिप शो कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने फाइलोजेनेटिक्स में देखा कि रिलेशनशिप को शो करते हैं कि इंसेस्टर्स और डिसेंडेंट्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है या नहीं है। ठीक है, तो हम ये चीज़ें चेक कर रहे होते हैं। इन कंपैरिजंस आर द फाउंडेशंस ऑफ द बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स में भी में कंपैरिजन बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी थ्योरी इज़ द मेन और फंडामेंटल, यू कैन से दैट कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में इसका रोल है। ओके, अब हम देखते हैं कि अलाइनमेंट हमें क्या बताती है। अलाइनमेंट से जैसे कि हमने ऑलरेडी कुछ चीज़ें तो अंडरस्टैंड कर ली थी कि अलाइनमेंट से हम म्यूटेशंस को जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फंक्शन और एक्टिविटी ऑफ अ न्यू जीन और प्रोटीन। अच्छा, अब हम अलाइनमेंट में पहला फंक्शन क्या है कि हम फंक्शन उसका देख सकते हैं कि अलाइनमेंट में क्या फंक्शन या उसकी एक्टिविटी क्या है जो भी न्यू जीन हमें मिली है या कोई प्रोटीन हमें मिला है। ठीक है, हम अलाइन करके देखते हैं कि उसके अंदर कोई म्यूटेशन हुई है या कुछ नोवेलिटी आई है, कोई एवोल्यूशनरी बिहेवियर शो किया, तो वो हम चेक कर लेते हैं। स्ट्रक्चर और शेप ऑफ अ न्यू प्रोटीन। फिर हम जो न्यू प्रोटीन्स होती हैं उनके स्ट्रक्चर्स और शेप्स को भी अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि यू हैव अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ योर ऑन वैक्सीन डिज़ाइनिंग, जो आपने अपने प्रोजेक्ट में किया है कि वो आपने जो वैक्सीन डिज़ाइन किया, अब उसका न्यू प्रोटीन क्या है और उसका शेप क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं अलाइनमेंट में। ठीक है, और अलाइनमेंट में आप क्या करेंगे कि आप अपना सीक्वेंस जो है वो डेटाबेस में शो करेंगे। डेटाबेस में आप अलाइनमेंट का टूल्स यूज़ करके, जैसे कि ब्लास्ट टूल है, उससे यूज़ करेंगे तो आपको डेटाबेस से मैक्सिमम रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा कि इससे रेलिवेंट या अलाइंड सीक्वेंस डेटाबेस में अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा लोकेशन और प्रेफर्ड लोकेशन ऑफ अ प्रोटीन। फिर हमें किसी पर्टिकुलर प्रोटीन की कोई लोकेशन भी हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कि सपोज़ कोई एक सीक्वेंस था और उसकी कौन सी पोजीशन पर कौन सा जो है अमाइनो एसिड चेंज हुआ है। स्टेबिलिटी ऑफ जीन और प्रोटीन की, जीन या प्रोटीन की स्टेबिलिटी भी है या नहीं है, या वो स्टेबल है या उसके अंदर कॉजिंग म्यूटेशंस के चांसेस हैं। फिर ओरिजिन ऑफ जीन, प्रोटीन, ऑर्गेनल एंड ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, अब हम ये भी देखते हैं जैसे कि हमने एवोल्यूशनरी बिहेवियर की बात की थी, तो हमारे पास कोई एक जीन सीक्वेंस है तो हम उसका एवोल्यूशनरी बिहेवियर भी चेक कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारे पास इस जीन से रिलेटेड पिछली पुरानी या इसके इंसेस्टरल जीन्स कौन सी है, प्रोटीन्स कौन से हैं और उसके कौन से ऑर्गेनल में ये प्रोटीन प्रेजेंट है,
किसी भी ऑर्गेनिज़म, किस ऑर्गेनिज़म, ह्यूमन है, रैट्स है, माउस है, या जो भी ऑर्गेनिज़म है उसकी कौन सी ऑर्गेनल में पर्टिकुलर जीन या प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर्स। वी हैव स्टडीड अबाउट ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसेस, उसके कंपैरिजन और उसके बेसिक हमने ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी किया कि हमारे पास इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस में जो फंडामेंटल एप्लीकेशंस है वो सीक्वेंस सर्चिंग और सीक्वेंस अलाइनमेंट, सिमिलैरिटी और होमोलॉजी की बात थी, और उसमें हमने डिफरेंट एल्गोरिदम्स को देखा कि डिफरेंट एल्गोरिदम्स कौन कौन से हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं, फिर उसके कौन से उसके बेनिफिट्स या पिटफॉल्स हैं। ठीक है, तो हमने इन सब बातों को स्टडी कर लिया है एंड आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।